हेलो 10th क्लास बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी सोशल साइंस की मैम। एक बार फिर से मैं आप सभी 10th क्लास के बच्चों का सोशल साइंस क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान में ज्योग्राफी से है ना पढ़ाई शुरू की थी। तो ज्योग्राफी की बुक जो आपकी है समकालीन भारत भाग 2, उसका हम लोगों ने अध्याय 4 शुरू किया था और इसके हम लोगों ने 2 भाग पढ़ लिए थे ना। तो आज हम लोग जो है वो पढ़ेंगे इस लेसन का, यानी कृषि का भाग 3 यानी पार्ट 3 पढ़ेंगे। और पार्ट 3 में हम लोग आज जो पॉइंट्स कवर करेंगे उनमें है अन्य खाद्य फसलें, दूसरा है अखाद्य फसल और तीसरा है रेशेदार फसल। तो इन तीनों को पढ़ने से पहले पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था वो हम लोग एक बार रिवाइज़ कर लें। तो इससे पहले हम लोगों ने कृषि में पढ़ा था शुरू में कि कृषि की कौन कौन सी प्रणालियाँ भारत में प्रचलित हैं, जिसमें हम लोगों ने झूम कृषि और रोपण कृषि है ना, गहन निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद भाग 2 में हम लोगों ने शस्य जो प्रारूप था, यानी फसलों का जो प्रारूप पैटर्न है रबी, खरीफ और जायद, इन फसलों को देखा था। और भारत की कुछ प्रमुख मुख्य बोई जाने वाली खाद्य यानी खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने चावल, गेहूँ, दलहन और जो मोटे अनाज है ज्वार, बाजरा, मक्का, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग कुछ अन्य भारत में बोई जाने वाली जो खाद्य फसलें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और अखाद्य फसल क्या है वो पढ़ेंगे, और रेशेदार फसल के बारे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अन्य खाद्य फसलें है ना, यानी गेहूं चावल के अलावा और कौन सी खाद्य फसलें हैं जो भारत में बोई जाती हैं। तो अन्य खाद्य फसल में है गन्ना, तिलहन है ना, तिलहन जिसको हम जिसमें मूंगफली है, सरसों है, नारियल है, तिल है, सोयाबीन है, अरंडी है, बिनौला है और सूरजमुखी है ना। इनको तिलहन फसल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनसे तेल प्राप्त होता है ना, जो खाद्य तेल होता है जिसको हम लोग खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी यानी कहवा आदि भी क्या है बच्चों, अन्य खाद्य फसलें हैं। कुछ भारत में बागवानी फसलें भी बोई जाती हैं जो खाद्य फसल में, अन्य खाद्य फसल में आती हैं, जैसे फल है और सब्जियां हैं। और भारत में विभिन्न प्रकार के फल बोए जाते हैं है ना, जिनमें से आम, लीची सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा नाशपाती है और सेब है, अखरोट है, खुबानी है। ये सारी फल जो हैं भारत में बोए जाते हैं है ना। आपको पता अखरोट, खुबानी जो है सबसे ज़्यादा भारत में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बोई जाती है ना। लीची आपके यूपी में बोई जाती है, बिहार में बोई जाती है। आम जो है आपका पश्चिमी बंगाल में बहुत होता है। अखाद्य फसल है दूसरा। अखाद्य फसल में क्या है बच्चों, रबर। रबर सबसे महत्वपूर्ण अखाद्य फसल है ना। और तीसरी फसल कौन सी, रेशेदार फसल। रेशेदार इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें रेशे पाए जाते हैं ना। कौन सी रेशेदार फसल है, जैसे कपास है, जूट है, सन है और जो प्राकृतिक रेशम है, ये सब क्या है बच्चों, रेशेदार फसल है। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, रेशेदार फसल, क्योंकि इनमें क्या पाई जाती हैं बच्चों, रेशे पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण खाद्य फसल और रेशेदार फसलों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने एक चार्ट बना दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये चार्ट जो मैंने बनाया है ये अन्य खाद्य फसलों का है। ठीक, फिर उसके बाद खाद्य फसलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने इससे पहले वाले भाग में बताया था कि जब भी बोर्ड एग्ज़ाम में फसल पूछी जाएगी तो उसमें 2 चीज़ें पूछी जाती हैं बच्चों। एक तो हेडिंग आपकी होगी आवश्यक भौगोलिक दशा, और दूसरी हेडिंग होगी प्रमुख उत्पादक राज्य है ना। ये 2 मेन हैं। आवश्यक भौगोलिक दशा में जो चीज़ें, जो पॉइंट्स आपको लिखना होगा उसमें तापमान है, वर्षा है और मिट्टी है। ये 3 मेन पॉइंट हैं। उत्पादक में कहाँ कहाँ वो फसल बोई जाती है भारत में। ठीक है,
तो आप इसको ज़रूर से याद रखिए। इसलिए मैंने ऐसे चार्ट बना के आपको समझाया है ताकि आप समझ जाओ। तो सबसे पहली अन्य खाद्य फसल है वो है गन्ना। गन्ना बच्चों आप जानते हो कि खरीफ की फसल है ना। और गन्ना जो है वो किस तरह की जलवायु का पौधा है, तो ये ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय जलवायु या उपोष्ण भी बोल सकते हैं ना, उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है, पौधा है ना। गन्ना को बोते समय तापमान चाहिए 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस, आप सेंटीग्रेड भी बोल सकते हो, ठीक है, 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। वर्षा गन्ने के लिए कितनी होनी चाहिए, तो 75 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा गन्ने के लिए आवश्यक होती है। मिट्टी गन्ने के लिए कैसी होनी चाहिए, तो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी है ना, गन्ने के लिए सबसे ज़्यादा क्या होती है बच्चों, उपयुक्त मानी जाती है। अब भारत में गन्ना कहाँ कहाँ बोया जाता है, तो भारत में गन्ना उत्पन्न करने वाले जो राज्य हैं उसमें सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा है ना। ये सब क्या है भारत में प्रमुख गन्ना उत्पन्न करने वाले राज्य हैं। इन सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य है। अगर हम विश्व में देखें, संसार में देखें, तो ब्राज़ील के बाद है ना गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान, यानी दूसरा सबसे बड़ा भारत जो है गन्ना उत्पादक देश है। किस देश के बाद, ब्राज़ील के बाद। गन्ना का उपयोग क्या है, तो आप जानते हो गन्ना से चीनी बनाई जाती है, गुड़, खांडसारी और गन्ने से शीरा बनाया जाता। खांडसारी होता है बच्चों जिसको हम देसी चीनी भी कह सकते हैं है ना, ये हल्के ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, और शीरा। तो ये सारी चीज़ें गन्ने से बनाई जाती हैं। तो ये हो गई पहली आपकी बच्चों अन्य खाद्य फसल में गन्ना, ये सब इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब चलते हैं दूसरी अन्य खाद्य फसल है, वो है तिलहन, और जिसको हम ऑयल सीड्स भी बोलते हैं। तिलहन फसल में कई सारी आती हैं जिनसे तेल प्राप्त होता। कौन सा तेल, खाद्य तेल, जिसका हम भोजन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मूंगफली मैंने लिखा है कि मूंगफली इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता ना। मूंगफली है, सरसों है, तिल है ना, सोयाबीन है और आपका सूरजमुखी है। ये सब क्या है बच्चों, तिलहन वाली फसलें हैं जिनसे तेल प्राप्त होता है। तो तिलहन की जो फसलें हैं वो खरीफ और रबी दोनों मौसम में होती हैं। कुछ फसलें खरीफ में होती हैं, कुछ फसलें रबी। अच्छा, मूंगफली है, मूंगफली जो है खरीफ की फसल है, लेकिन सरसों जो है, आपने देखा गेहूं जब होता है तो सरसों भी होता है ना, तो सरसों जो है वो रबी की फसल है और मूंगफली जो है वो खरीफ की फसल। तो तिलहन की जो फसलें हैं वो रबी की फसल भी हो, कुछ रबी में बोई जाती हैं और कुछ जो है वो खरीफ के मौसम में बोई जाती हैं। तो हम लोग इम्पॉर्टेंट जो तिलहन फसल है वो मूंगफली, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो मूंगफली के लिए तापमान कितना हो, तो 21 डिग्री सेल्सियस या 21 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा कितनी होनी चाहिए, 75 सेंटीमीटर। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी या दोमट मिट्टी में भी मूंगफली की खेती की जाती है। भारत में मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है, तो भारत में मूंगफली का उत्पादन जो है गुजरात में, राजस्थान में, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में होता है। इन सभी राज्यों में गुजरात जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली का क्या करता है, उत्पादन करता है। तो विश्व में अगर हम देखें तो तिलहन उत्पादक देशों में चीन के बाद भारत जो है वो दूसरा सबसे बड़ा देश है। किसके उत्पादन में, तिलहन उत्पादन में, है ना। चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। तिलहन का इस्तेमाल क्या है, तो तिलहन का प्रयोग ज़्यादातर, तिलहन में कुछ फसलें ऐसी हैं जिनका प्रयोग खाना बनाने में होता है और कुछ तिलहन ऐसा है जिसका हम
जो सौंदर्य या साबुन बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो खाद्य में भी इस्तेमाल होता है और साबुन वगैरह बनाने में भी क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं हमारी तीसरी अन्य खाद्य फसल है चाय। चाय जो है वो एक पेय फसल है ना, इसका हम पीने के रूप में पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। तो चाय जो है वो गन्ना के समान ही उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण जलवायु का क्या है, फसल है। चाय को बोने के लिए तापमान कितना होना चाहिए, तो चाय के लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। चाय के लिए पानी ज़्यादा होना चाहिए, यानी 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, चाय के लिए ज़्यादातर ढालू भूमि होनी चाहिए, यानी इसलिए पहाड़ी ढालों पर चाय बोई जाती है ताकि पानी रुके ना, है ना। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए, जीवाश्म युक्त होनी चाहिए, है ना। ऐसी मिट्टी चाय के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। भारत में चाय का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, तो भारत में चाय का उत्पादन असम, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय और त्रिपुरा राज्य में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पन्न करने वाला जो राज्य है वो है असम, है ना। और पश्चिमी बंगाल में दूसरा स्थान है। असम के बाद पश्चिमी बंगाल दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में चाय का उत्पादन होता है। तो असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पन्न करने वाला राज्य है। भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा चाय उत्पन्न करने वाला देश है 2015 में, लेकिन चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश जो है वो है। तो चाय का प्रयोग क्या है, तो चाय एक पेय पदार्थ है जिसका हम पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं हमारी चौथी जो अन्य खाद्य फसल है वो है कॉफ़ी यानी कहवा। तो कॉफ़ी यानी कहवा भी उष्णकटिबंधीय जलवायु का ही फसल है। कॉफ़ी के लिए तापमान होना चाहिए 15 से 30 डिग्री, है ना। और वर्षा कितनी होनी चाहिए, 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर। और इसके लिए भी भूमि कैसी हो, ढालू भूमि हो, यानी ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफ़ी जो है वो बोई जाती है। भारत में कॉफ़ी उत्पन्न करने वाले राज्य कौन से हैं, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये 3 भारत में सबसे बड़े राज्य हैं जहां कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। इन तीनों राज्यों में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य आपका है कर्नाटका, यानी कर्नाटक भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पन्न करता है। भारत में जो कॉफ़ी उत्पन्न की जाती है तो बहुत बढ़िया किस्म की होती है बच्चों, है ना। और उस कॉफ़ी को बोलते हैं अरेबिका, है ना। भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उत्पन्न की जाती, बोई जाती है और जिसकी पूरी दुनिया में क्या है, बहुत ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा मांग है क्योंकि ये बड़ी खुशबू और अच्छे स्वाद के लिए जानी जाती है। मैं मैप में आपको कॉफ़ी और चाय के उत्पादक क्षेत्र दिखा देती हूँ ना। इस मैप में आप देख सकते हैं बच्चों, मैंने ग्रीन कलर से चाय के क्षेत्र दिखाए हैं और ब्राउन कलर से कॉफ़ी। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मैप में भी पूछे जाते हैं। तो चाय का क्षेत्र हम लोग सबसे पहले, ये है असम, मैंने देखिए पेन से लिख दिया है, ये पूरा असम है ना। तो असम सबसे बड़ा क्षेत्र है। उसके बाद आता है ये वाला क्षेत्र है पश्चिमी बंगाल, यहाँ है दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, है ना। तो पहला असम, दूसरा है पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल में है दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी। फिर उसके बाद है उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड में जो आपका अल्मोड़ा वगैरह है ना। और हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी में क्या किया जाता है, चाय जो है वो बोई जाती है। दक्षिण भारत में भी चाय होती है। दक्षिण भारत में 2 सबसे बड़े राज्य हैं जहाँ चाय बोई जाती है, जिसमें केरल और तमिलनाडु। तो यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियों पर चाय जो है वो बोई जाती है। तो ये है भारत में चाय उत्पन्न करने वाले राज्य। और कॉफ़ी कहाँ होती है, तो कॉफ़ी के लिए भारत में केवल ये दक्षिण भारत है जहाँ कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है। और दक्षिण भारत में 3 राज्य हैं, कर्नाटक, केरल,
तमिलनाडु। इन तीनों राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है वो है कर्नाटक। कर्नाटक भारत का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हमारी इन फसलों के बाद, खाद्य फसल के बाद अब आता है अखाद्य फसल। तो अखाद्य फसल में केवल एक ही फसल है और वो है रबर, है ना। रबर जो है वो कैसी जलवायु की फसल है, तो भूमध्य रेखीय जलवायु। भूमध्य रेखीय जलवायु की विशेषता है बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा बारिश। ऐसे जलवायु वाले क्षेत्र में भारत में क्या बोया जाता है, रबर बोया जाता है। तो रबर के लिए तापमान कितना होना चाहिए खेती के लिए, 25 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड तापमान। वर्षा कितनी होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होनी चाहिए। मिट्टी इसके लिए कैसी होनी चाहिए, लाल हो या लेटराइट हो या दोमट मिट्टी रबर की खेती के लिए उपयोगी मानी जाती है। भारत में रबर उत्पादक राज्य कौन से हैं? भारत में रबर उत्पादक राज्य में हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय। तो ये राज्य भारत में रबर उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा रबर जो है वो आपका इस केरल राज्य में। केरल कहाँ, केरल के इस मालाबार तट पर ना, इस तट पर रबर जो है सबसे ज़्यादा क्या की जाती है, बोई जाती है। तो पूछ भी लिया जाता है रबर उत्पन्न करने वाला क्षेत्र मानचित्र में दिखाइए, तो रबर उत्पन्न करने वाला क्षेत्र हमारा ये केरल का ये तट है ना। इसके अलावा आसपास आपका इधर तमिलनाडु, इधर कर्नाटक है और इधर चलेंगे तो इधर अंडमान निकोबार आ जाता है ना। तो ये रबर उत्पन्न करने वाले बच्चों क्षेत्र हैं। रबर का उपयोग क्या है, तो रबर जो है वो कच्चा माल है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इस पर बहुत सारी चीज़ें उद्योग निर्भर है ना। तो ये उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्या है बच्चों, कच्चा माल है, क्योंकि इससे तरह तरह की रबर की चीज़ें बनाई जाती हैं। हो गया, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारी तीसरी जो फसल है वो है रेशेदार फसल। रेशेदार, आपने रुई तो देखा होगा ना बच्चों, रुई में रेशे पाए जाते हैं ना। आपने रस्सी देखी होगी, रस्सी में भी क्या होते हैं, रेशे होते हैं। तो इसीलिए इनको बोला जाता है रेशेदार फसल। रेशेदार फसल में दो महत्वपूर्ण फसल हैं, कपास है और जूट है। कपास जूट के अलावा रेशेदार फसल में सन भी आता है ना। क्या आता है, सन और प्राकृतिक रेशम। प्राकृतिक रेशम, ठीक है। तो ये तो आते ही हैं रेशेदार फसल में, कपास और जूट। इसके अलावा सन और प्राकृतिक रेशम भी रेशेदार फसल है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कपास के बारे में। कपास बच्चों खरीफ की फसल है ना। खरीफ के मौसम में बोई जाती है। कपास के लिए भौगोलिक दशा क्या होनी चाहिए, तो कपास के लिए तापमान होना चाहिए 21 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, ठीक है। वर्षा कितनी होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर। बच्चों हमेशा ये याद रखिए, अगर तापमान है तो वो डिग्री में होगा और सेल्सियस या सेंटीग्रेड में होगा। वर्षा लिख रहे हैं तो आप सेंटीमीटर में लिखेंगे, ठीक है। तो वर्षा कितनी होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर। मिट्टी जो है वो काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है कपास के लिए। लेकिन जहाँ काली मिट्टी नहीं है वहाँ दोमट मिट्टी में भी कपास की खेती जो है वो की जाती है, लेकिन काली जो है वो सबसे उपयोगी महत्वपूर्ण है। भारत में कहाँ कहाँ कपास उत्पन्न होता है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, है ना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, है ना। उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य हैं जो उत्तर भारत के, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो इन राज्यों में मुख्य रूप से कपास उत्पादन की जाती है। लेकिन इन सब में ये 2 राज्य, एक महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात, ये 2 राज्य ऐसे जो भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में कपास का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। अब कपास का उपयोग क्या है बच्चों, तो कपास जो है वो उसका उपयोग
कपड़ा उद्योग में होता। वस्त्र उद्योग, हम लोग जो सूती कपड़ा पहनते हैं वो कपास से ही बनाई जाती है, ठीक है। तो कपास का उपयोग वस्त्र उद्योग में यानी कपड़ा उद्योग में किया जाता है। अब आता दूसरी रेशेदार फसल क्या है, जूट। जूट को हम सुनहरा रेशा भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो रेशा होता है ना वो थोड़ा जैसे सुनहला टाइप का होता है, उसमें गोल्डन सा होता, चमक होती है ना, तो सुनहरा रेशा होता है ना। जूट के लिए कैसी भौगोलिक दशा हो, तो तापमान हो 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस, वर्षा हो 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर, मिट्टी होनी चाहिए जलोढ़ मिट्टी, है ना, या दोमट मिट्टी। जलोढ़ को दोमट भी बोलते हैं ना बच्चों, तो जलोढ़ भी लिख सकते हैं आप, दोमट भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इस मिट्टी में ज़्यादातर जूट की खेती की जाती। जूट उत्पन्न करने वाले राज्य कौन से हैं, तो पश्चिमी बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, मेघालय, ये जूट उत्पन्न करने वाले प्रमुख राज्य हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा जो जूट उत्पन्न करता है वो है पश्चिमी बंगाल, ठीक है। हमने जहाँ जहाँ जिस राज्य के नीचे ग्रीन से अंडरलाइन किया मतलब वो राज्य सबसे ज़्यादा उस फसल का क्या करता, उत्पादन करता है, ठीक है। इसका उपयोग क्या है बच्चों, तो जूट की बोरियां बनती है, टाट बनते हैं, रस्सी बनते हैं, धागे बनते हैं, गलीचे यानी कालीन बनती है, दस्तकारी की जो वस्तुएं हैं वो सब जूट से बनाई जाती हैं, ठीक है। और हम मानचित्र में इन जगहों को देख लेते हैं कपास और जूट के। तो ये वाला मैप मैंने जूट और कपास को दिखाया, जूट को ऑरेंज कलर से, कपास को ब्राउन। तो जूट देख लेते हैं, सबसे पहला है ये असम, उसके बाद नीचे मेघालय, उसके बाद ये है पश्चिमी बंगाल, ये है उड़ीसा, ये है बिहार और ये उत्तर प्रदेश, है ना। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बच्चों, पश्चिमी बंगाल में, ये है पश्चिमी बंगाल, ठीक है। उसके बाद आपका होता है पश्चिमी बंगाल के बाद असम है, उड़ीसा है, बिहार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहाँ जूट की खेती जो है वो की जाती है। अब कपास भारत में कहाँ होता है, तो ये ब्राउन कलर से मैंने दिखाया है। तो गुजरात है, इधर चलते महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, पंजाब हरियाणा है। इन राज्यों में कपास का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कपास गुजरात और महाराष्ट्र में होती है। क्यों गुजरात महाराष्ट्र में होती है, क्योंकि यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए गुजरात और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा भारत में कपास का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका कपास और जूट उत्पन्न करने वाले राज्य। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप ज़रूर इसको मैप से पढ़िए, मैप से सीखिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमसे पूछिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, अगला भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।